हमारे साप्ताहिक शो फेयर एंड स्क्वायर में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हम वहां के राजनीतिक नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। आज हमारे मेहमान हैं भाजपा के सीनियर नेता शांता कुमार। वो 2 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक साफ इमेज छवि वाले नेता माने जाते हैं। आजकल वो भाजपा के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनके प्रेम कुमार धूमल के साथ अभी भी कुछ मतभेद हैं। इन सब बातों के ऊपर हम उनसे आज बातचीत करेंगे। शांता जी, आपका इस शो में स्वागत है। शांता जी, हिमाचल के चुनाव प्रचार से पहले आपके बारे में कई अटकलें लगाई जा रही थी कि आपके और मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बीच में मतभेद हैं, आप उनसे नाराज हैं। इसमें कोई सच्चाई थी? नहीं, मतभेद नहीं थे। प्रदेश के प्रशासन और विभिन्न नीतियों के संबंध में अलग अलग विचार बिल्कुल स्वाभाविक है। तो अलग अलग विचार थे, कुछ बातें थी, और लेकिन जहां तक पार्टी का संबंध है उसमें तो किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं था। तो आपस में बैठकर उन सारी बातों को हमने सुलझाने की कोशिश की है। और अब जहां तक चुनाव का संबंध है, हम आपस में मिलकर एकजुट होकर पूरे प्रदेश की पार्टी लगी है। तो क्या कह सकते हैं कि आप में और धूमल साहब के बीच में मतभेद नहीं, मनभेद थे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। देखिए, इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें कई प्रकार की नीतियां लाई जाती हैं, उन पर मतभेद स्वाभाविक है। अगर मतभेद ना हो इसका मतलब कि हमने सोचना बंद कर दिया है। तो कह सकते हैं कि अब आप चुनाव प्रचार में पूरी तरह से जुटे हुए हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं है उनके नेतृत्व में? पूरी तरह से जुटे हैं, लगे हैं, और प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस जनता में जाके ये कह रही है कि प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, ये एक पॉलिटिकल गिमिक है। आज तक हम इकट्ठे रहे, कोई एक चुनाव हिमाचल का बता दीजिए जिसमें हमने इकट्ठे काम ना किया हो। लेकिन वो कहते हैं कि आप और प्रेम कुमार धूमल विरोधी थे, हैं और रहेंगे। बिल्कुल विरोधी नहीं है, न कभी थे, न हैं, न आगे रहेंगे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो आपकी स्टेटमेंट्स थी, उनसे ऐसे लगता था कि आप धूमल सरकार की कई मुद्दों पर, खास करके भ्रष्टाचार के इशू के ऊपर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। आलोचना नहीं कर रहा था, मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की बात कर रहा था। आपको याद होगा, पिछले साल सभी प्रदेशों के जहां हमारी सरकार, उनके मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था, तो मुझे ही बुलाया गया जी। और उसमें मेरे आग्रह पर जो रेजोल्यूशन हमने किया, मीडिया ने उसका पूरा नोटिस नहीं लिया। हमने पहली बात कही भयंकर भ्रष्टाचार है, मुकाबला करना होगा। तो दूसरी बात हमने कही हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, बहुत बड़ी बात की। तीसरी बात, नया पैरा शुरू किया, वी रीडेडिकेट अवर सेल्फ टू मेक इंडिया करप्शन फ्री। बहुत बड़ी बात हमने कही। लेकिन जब आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात की, तो उसके बाद कुछ सरकार की फंक्शनिंग में कुछ फर्क पड़ा? डेफिनेटली जो हमारा कहना था उनमें सारी चीजें ठीक हुई और अब बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन फिर भी आपको क्यों लगता है कि महेश्वर सिंह जैसे सीनियर नेता पार्टी छोड़कर बाहर चले गए? देखिए, उसमें मुझे लगता है कि दोनों तरफ की गलती रही। कुछ हमारी तरफ से भी गलती हुई, कुछ उन्होंने गलती की। बल्कि आपको याद होगा, मैंने उन दोनों कहा था कि हमारे कुछ दोस्त हैं जो गुस्से के नशे में हैं जी, जी। और कुछ दोस्त हैं जो हुकूमत के नशे में है। क्या दोनों का नशा है। मैंने यानी पब्लिकली इतना कहने की हिम्मत की थी। और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से अगर बैठकर चीजों को निपटाने की कोशिश होती तो शायद कोई रास्ता निकल जाता, और निकल जाता तो बहुत अच्छा रहता। क्योंकि मुझे बहुत दुख है कि हमारी पार्टी के इतने अच्छे लोग अलग हुए। महेश्वर सिंह ने जो थर्ड फ्रंट बनाया है, उनके साथ लेफ्ट पार्टीज भी हैं, तो उसका आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा, कांग्रेस को या भाजपा को? अलग अलग जगह अलग अलग परिणाम रहेंगे। नुकसान कई जगह हमें भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैंडिडेट पर, कांग्रेस को भी हो सकता है। यहाँ तो 2 पार्टी सिस्टम डेवलप हो गया है, उस पर कोई बहुत बड़ा परिणाम इन उम्मीदवारों का होगा मुझे नहीं लगता। धूमल सरकार के ऊपर जो प्रचार हो रहा है वो ये है कि सरकार ने देवभूमि को निजी शिक्षा अदारों को बेच दिया। आपको क्या लगता है? नहीं, बेचा नहीं है। सवाल यह है कि आज पूरे देश में कितनी यूनिवर्सिटी चाहिए, इसका जब हिसाब लगाया जाता है
तो हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। जी। ऐसी स्थिति में अगर कुछ बाहर के लोग आकर के यहाँ पर यूनिवर्सिटी चलाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो उनको भूमि देने में कोई इतराज नहीं है। और अब तो सरकार ने रेगुलेटरी अथॉरिटी बना ली है कि जिस पर्पस के लिए जमीन ली गई उसी पर्पस के लिए, एजुकेशन के पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। उसे कोई बड़ा नहीं। हमारे हिमाचल के बच्चे पढ़ने के लिए कर्नाटक पता नहीं कितनी दूर जाया करते थे, अब उनको यहीं पर शिक्षा मिलेगी तो अच्छी बात। और शायद प्राइवेटाइजेशन आपके दौर में ही शुरू हुई थी। प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में एक्सप्लॉइटेशन की इजाजत नहीं देना चाहिए। सरकार को हर काम खुद नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार को रेगुलेट करना चाहिए। केवल प्राइवेटाइज कर दिया और उनको छूट दे दी मनमानी करने की, उसका भी नुकसान होगा। लेकिन जो आलोचना सरकार की हो रही है वो ये है कि एक ही एरिया में, जैसे सोलन के एरिया में बहुत ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज स्टार्ट हो गई हैं। हाँ नहीं, उसमें क्योंकि एक जगह ज्यादा हो गई, अब हो सकता है कि चंडीगढ़ के और बाकी जगह से नजदीक हो और अधिकतर लोगों को लगता हो कि हम यहाँ विश्वविद्यालय चला सकते हैं। अच्छा, विश्वविद्यालय आगे कुछ बहुत अच्छे चल भी रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन कौन से इश्यूज थे, मुद्दे थे जिनके ऊपर भाजपा सरकार का जो कारगुजारी है वो और बेहतर हो सकती थी हिमाचल में? नहीं, देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में सरकार ने बहुत बढ़िया बड़ा काम किया है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो मुझे लगता है कि जो 1977 से मैंने मामला उठाया था कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक हमको हमारा हिस्सा नहीं मिला और 1978 में मोरारजी देसाई ने हम पर कृपा की कि 15 मेगावाट बिजली बीएसएल से हमको देनी शुरू कर दी। वो आज तक 15 मेगावाट मिल रही है। हम उस पर संघर्ष करते रहे, बड़ा संघर्ष किया, दिल्ली गए, 5000 लोगों को लेकर धरना दिया, अटल जी हमारे साथ। उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया उसके पीछे जितना संघर्ष है हमारी पार्टी का है। अब देखिए, 4000 करोड़ रुपया बकाया मिलेगा, 800 करोड़ रुपया प्रति मास हमको मिलेगा। पैसे से भी ज्यादा हिमाचल के स्वाभिमान का सवाल है कि भारत सरकार ने जो देना तय किया था एक्ट में वो हमको वर्षों तक नहीं मिला। तो ये भाजपा का कंट्रीब्यूशन है। शांता जी, आप 2 बार मुख्यमंत्री हिमाचल के रह चुके हैं, तो आप धूमल सरकार को अगर 10 में से ऑन ए स्केल ऑफ 10 नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे? देखिए, नंबर तो मैं कभी टीचर रहा हूं तो बच्चों को नंबर दिया करता था, लेकिन मेरा इतना कहना है कि धूमल जी की सरकार, भाजपा की सरकार ने पुरानी भाजपा की परंपराओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। कुछ नए नए काम भी किए हैं जिसके कारण विकास के मामले में हमारा प्रदेश काफी आगे है और सब जगह उसकी प्रशंसा हुई है। लेकिन जो इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी उनके मुकाबले में, उनकी तुलना में आपको क्या लगता है कि कितना अंतर था? कांग्रेस के मुकाबले पर तो बहुत बढ़िया हमारा है। देखिए, कांग्रेस ने इस प्रदेश की बुनियादी समस्याओं को नहीं समझा। पीने के पानी की समस्या है, गरीबी की समस्या है। हिमाचल का पानी बिजली पैदा कर सकता है, प्राइवेटाइजेशन करना है। हिमाचल का पानी बिजली पैदा करता है, उसमें हमको हिस्सा मिलना चाहिए। कांग्रेस के लोग सोच भी नहीं सके। मैं आपको बताऊं, जब मुझे पता नहीं क्यों ख्याल आया कि भाई हिमाचल के साधन कैसे बढ़ाएं, तो मुझे लगा हिमाचल का पानी तो है और तो हमारे पास कुछ नहीं, ना लोहा है, ना सोना है, ना कोयला है, लेकिन मेरा पानी बिजली पैदा करता है। तो विधानसभा के अंदर 90 में रेजोल्यूशन लाया मैं कि हम भारत सरकार से रॉयल्टी डिमांड करेंगे। तो मुझे याद है वीरभद्र सिंह जी खड़े हो गए, कह लेंगे अपना मजाक क्यों करवा रहे हो, दुनिया में कहीं पानी की रॉयल्टी मिलती है, ये मत करो। रेजोल्यूशन का विरोध किया उन्होंने। मैंने कहा मेरा पानी बिजली पैदा करता है। मैं इस केस को लेकर दिल्ली में गया और मैं आपको सच कहता हूं, मैं नरसिंह राव जी की तारीफ करता हूं जी। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी। मनमोहन सिंह जी कह रहे दम है तुम्हारी बात में। और नरसिंह राव जी ने मेरे सामने बिजली मंत्री कल्पनाथ राय को कहा कि देखो भाई, छोटे से हिमाचल का ये ना बात तो दमदार कह रहा है, इसके पास कोयला नहीं है, इसके पास पानी में बिजली पैदा करता है। और दिल्ली की कांग्रेस सरकार से लिखित समझौता मैंने करवाया कि हिमाचल को 12% मुफ्त बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलेगी। देखिए, उस समझौते के मुताबिक इस साल हिमाचल प्रदेश को 1664 करोड़ रुपए आया है। ये हमारी कंट्रीब्यूशन है। मैंने रिकॉर्ड चेक किया मुख्यमंत्री का कि कांग्रेस की सरकार यहां, कांग्रेस की सरकार दिल्ली, लेकिन पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अपना हिस्सा लेने के लिए
चिट्ठी तक नहीं लिखी कभी। हमने संघर्ष किया, हम लड़े उसके लिए, और सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवादी हूं, भारत सरकार का धन्यवादी हूं, बहुत सी बातें हमारी मानी उन्होंने। पिछली इलेक्शन में जितनी भाजपा को सीटें मिली थी, 41 सीटें शायद मिली थी, तो इस टाइम आपको क्या लगता है, जैसे प्रचार चल रहा है, कि भाजपा कितनी सीटें ले पाएगी? देखिए, एक तो मैं कहना चाहता हूं, मैं कार्यकर्ताओं को भी कह रहा हूं जी, मैंने कहा किसी चुनाव में कांग्रेस ने हमारी इतनी मदद नहीं की जितनी इस चुनाव में मदद हो रही। सच कहता हूं आपको, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार की कहानियां रोज उजागर हो रही हैं, करोड़ों लोग टीवी पर देख रहे हैं, तो उस भ्रष्टाचार की कहानियों को देखकर कांग्रेस को वोट देते समय 10 बार मतदाता सोचेगा। ये हमारी बहुत बड़ी मदद है, पहली मदद। उसके बाद जिस व्यक्ति को दिल्ली में मंत्री रखने के काबिल नहीं समझा गया, उसको हिमाचल भेज दिया और उसको प्रमुख बना दिया, और उसके खिलाफ जो बातें निकल रही हैं, तो कांग्रेस ने बहुत बड़ी मदद की है हमें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रदेश का चुनाव, प्रदेश की सरकार का चुनाव कम है, ये करप्शन पर रेफरेंडम बन गया है हर व्यक्ति के मन। अच्छा, एक और बात, स्वामी रामदेव की 2 बड़ी कंट्रीब्यूशन है। एक तो योगा को मास मूवमेंट बनाया, और स्वामी रामदेव ने गांव के गरीब आदमी को 2 बातें समझाई कि तुम्हारा पैसा विदेशी बैंकों में जमा है। ये जो विदेशी बैंकों में काला धन इतना कॉम्प्लिकेटेड इश्यू था, लोगों को वो समझा। तीसरी बात उन्होंने समझाई कि जो महंगाई है उसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। तो इन सब कारणों से मुझे लगता है कांग्रेस को रिकॉर्ड डिफीट होगी, हमको बहुत अधिक। लेकिन हिमाचल में जो सत्ता के खिलाफ लहर है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, वो कितना बड़ा फैक्टर आप मानते हैं? बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। उसका कारण है कि सारे फैक्टर दब गए कमर तोड़ महंगाई में, सारे फैक्टर दब गए कांग्रेस के बेनकाब होते भ्रष्टाचार में। बाकी छोटी मोटी बातें तो उधर चली गई। मैं सच कहता हूं, आम गरीब आदमी के मन में यह है, इतना भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर क्या होगा देश का। अच्छा, हम हिमाचल के लोगों की एक और याद दिला रहे हैं, पहाड़ के परी तरफ चीन है। 1962 में क्या हुआ था, और 1962 की लड़ाई में कांगड़ा जिला के 50 लोग मरे थे। मैं ये कह रहा हूं कि ध्यान रखो, फिर सरकार नालायक है, भ्रष्टाचार के कारण हथियार तक खरीदे नहीं गए। इस पहाड़ के परली तरफ छावनी आ गई, रेलवे लाइन आ गई इसकी, वो और हम जोगिंदरनगर से आगे नहीं बढ़े। तो दिल्ली में मजबूत ईमानदार सरकार लाना बहुत 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 जरूरी है। ये चुनाव केवल हिमाचल के लिए नहीं हो रहा, लोगों के सामने दिल्ली की सरकार का सवाल। तो आपका लगता है कि जो सेंटर की जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो स्टेट की एंटी इनकम्बेंसी से बड़ा फैक्टर होगा, और हमको उसका फायदा हो रहा है, उसका फायदा हो रहा है। यहां हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम भाजपा के सीनियर नेता शांता कुमार से बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम अपनी बातचीत शांता कुमार से आगे बढ़ाते हैं। शांता जी, आपने चीन से खतरे की बात की, आपने एक किताब लिखी थी, उसमें भी इसका जिक्र किया था। देखिए, 62 का हमला जब हुआ जी, तब मैं आरएसएस का प्रचारक था, और हम जगह जगह जाकर उस बारे में लोगों को जागृत करने की कोशिश करते थे। तो मेरा इतना इंटरेस्ट हुआ, मैंने बहुत पढ़ा उस पर, और फिर मैंने हिंदी में मेरी पहली किताब थी हिमालय पर लाल छाया, 400 पृष्ठों की, पूरा अध्ययन किया सारा। और मैंने उस किताब में लिखा था, ये संकट आया नहीं है, रहने वाला है, हमको खबरदार होना होगा। और मैं आज फिर देख रहा हूं कि चीन दुनिया की दूसरी बड़ी महाशक्ति बन गई, 10 साल में अमेरिका को पीछे ही छोड़ जाएगा। और चीन की नीयत आज भी खराब है। चीन इतना, इस पहाड़ के पल्ली तक उसकी तैयारी हो गई, हमारी कोई तैयारी नहीं है। शांता जी, प्रेम कुमार धूमल डिमांड कर रहे हैं कि एक हिमाचल रेजिमेंट या हिमालय रेजिमेंट होनी चाहिए, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? उसकी डिमांड भी की है धूमल जी, और मैंने एक और डिमांड की है कि ये जोगिंदरनगर ले लद्दाख रेलवे लाइन डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी जरूरी है, और बार बार मांग करने के बाद भी उसका सर्वे हुआ, ये हुआ, फिर पैसों के कारण। और मैं समझता हूं कि ये गलती अब दोबारा भारत सरकार को नहीं करनी चाहिए। जी, आपने आरएसएस की बात की, आपने अपना राजनीतिक सफर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरू किया था। ये सफर कैसे शुरू हुआ, इसके लिए किसने प्रेरणा दिया? मैं स्कूल में पढ़ता था, तो वही संघ की शाखा का मुझे सहयोग मिला, मैं स्वयंसेवक बन गया, और मैट्रिक के एकदम बाद मैं 2 साल के लिए घर छोड़ करके संघ का प्रचारक बन गया। तो संघ का स्वयंसेवक बना, और वहीं से फिर जब भारतीय जनसंघ बना
तो भारतीय जनसंघ में आया, 1952 के चुनाव में मैंने हिस्सा लिया। तो मेरी बैकग्राउंड जो है वो आरएसएस की, संघ की है। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। मेरे जीवन की प्रेरणा है गीता, विवेकानंद और आरएसएस। वहीं से मैं जो कुछ भी हूँ, अगर मुझ में कुछ अच्छा है, इन तीन के कारण है। लेकिन आप केवल 17 वर्ष के थे जब आप पहली बार जेल गए, तो उस समय परिवार को निराशा हुई कि ये किस काम में पड़ गए? निराशा तो स्वाभाविक है, लेकिन एक जुनून था, एक जुनून था। देखिए, मैं प्रचारक था, फिर बहन की शादी थी, तो मैं घर वापस आ गया और मेरी सर्विस लगी एसडी स्कूल में। 17 दिन की सर्विस थी, बहन की शादी करनी थी, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आंदोलन शुरू हो गया और हमने सत्याग्रह किया, 9 महीने जेल में रहे। देखिए, उस वक्त के भारतीय जनसंघ के लोगों में एक तड़प थी देश की, मेरा क्या बनेगा कोई चिंता की बात नहीं। तो उस तड़प के कारण परिवार का दुख तकलीफ एक तरफ रख करके हम चलते गए और सौभाग्य है मेरा कि मैंने बचपन से अपने देश के लिए कुछ किया है। जब आप पीछे देखते हैं तो आप क्या मानते हैं कि आपके मुख्यमंत्री दौर की सबसे बड़ी प्राप्ति या उपलब्धि क्या थी? जब मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले गांव, गरीब, आम आदमी, पीने का पानी प्रथम प्राथमिकता। अंत्योदय योजना मैंने शुरू की जी, यानी 1 लाख सबसे गरीब लोगों को चुनकर उनका उद्धार करने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि 77 में आने पर इस प्रदेश की जो बुनियादी जरूरतें थी उनको हम समझ सके और उनके लिए कुछ कर सके। पानी, बिजली, प्राइवेटाइजेशन, जो चीजें बाद में बहुत आगे बढ़ी, 77 से शुरू हो गई। हिमाचल का हिस्सा लेना है, उसके लिए लड़ाई लड़ी, 15 मेगावाट तभी मिल गई। प्रभु की प्रेरणा थी कि हालांकि प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था मुझे, केवल एमएलए रहा था मैं, लेकिन कुछ मित्रों की और मैं मानता हूं कि कुछ अच्छे ऑफिसर की। देखिए, पॉलिटिशियन इकट्ठे होते हैं तो ब्यूरोक्रेसी को बहुत कोसते हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल गलत बोल रहे हो। आज भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत योग्य ईमानदार लोग हैं, लेकिन वो योग्य ईमानदार लोग किस नेता का साथ देंगे? जिस पर उनको भरोसा होगा। मुझे याद है आपने सैकड़ों की तादाद में नल के हैंडपंप लगवाए थे, शायद आप इसी वजह से आपको पानी वाला मुख्यमंत्री कहा जाता था। नहीं, देखिए, एक तो यह था कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने सोचा क्या करना चाहिए। मुझे एकदम याद आया कि मेरे गांव में तो पानी नहीं होता था। मेरी माँ सिर पर घड़ा उठा करके कई किलोमीटर से पानी लाती थी। नहाना मुश्किल था, कपड़े धोने के लिए 4 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता था। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैंने सबको कहा अपने मित्रों को कि देखो, सब योजनाओं पर कुछ ना कुछ करेंगे ना, कुछ पता नहीं लगेगा। कुछ चीजों को चुनो, उन पर इतना करो कि दिखे भी, कुछ हो भी जाए। दिल्ली में हमारी सरकार थी, पैसा मिलना शुरू हुआ, तो युद्ध स्तर पर हमने पीने के पानी की योजना को शुरू किया और उसका सचमुच लाभ हुआ। पालमपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी, उसका निर्माण भी उसी समय हुआ। मैं आपको कह रहा था कि 90 में जो द्वारा मुख्यमंत्री बना तो साइंस डिपार्टमेंट के कुछ लोग मेरे पास आए, कहते जी हिमाचल में हैंडपंप लग सकता है, पानी निकल सकता है। हम 3 साल से कह रहे हैं, रिपोर्ट दी है, आईपीएच डिपार्टमेंट मान नहीं रहा। आईपीएच डिपार्टमेंट नहीं हो सकता। तो मैंने कहा अच्छा तुम 20 हैंडपंप लगा के दिखाओ, पैसा सैंक्शन किया और मैंने कहा पहले हैंडपंप में जहां पानी निकलेगा मुझे ले जाओ। देरा में पानी निकला, मैं आया, मैंने देखा और हमने सैंक्शन किया। आज हैंडपंप के कारण हिमाचल प्रदेश में पीने की समस्या का समाधान हुआ है और ये यूनिवर्सिटी भी उन्हीं दिनों शुरू हुई हमने। बल्कि मेरा उस वक्त ये था, बहुत से लोगों ने कहा जिले बनाओ जिले बनाओ। मैंने कहा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर मत बढ़ाओ, इंस्टीट्यूशन बनाओ। और इसलिए यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें हमने बनाने की कोशिश की और हिमाचल के विकास में 1977 एक प्रकार का शुरुआत है बुनियादी समस्याओं के बारे में। लेकिन इतनी प्रगति के बाद भी आपको दोबारा मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी ने क्यों नहीं चुना? तो देखो, तो कई कारण रहते हैं और मैं आपको सच कहूं, 89 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ और पार्टी ने कहा सब बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ो। मैंने कहा लड़ा, मैं पार्लियामेंट में चला गया। 90 का फिर चुनाव आया तो मुझे कहा, मैंने अटल जी को प्रार्थना की, मैंने कहा अटल जी मेरा दिल यहां लग रहा है और वहां झंझट है, कुछ और मुख्यमंत्री मुझे क्यों भेज रहे हो? मैंने मिन्नतें तक की, मैं नहीं आना चाहता था। दिल्ली का जो सारा वातावरण है बड़ा विशाल है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मेरी जो
मेरा चुनाव जो था वो दिल्ली के लिए था, लेकिन उन्होंने भेज दिया 90 में, तो मैं आ गया। तो अब मैं दिल्ली में राज्यसभा में बहुत खुश हूं, मुझे बहुत आनंद आता है। आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आप मिजाज के बहुत सख्त हैं। आपने नो वर्क नो पे इंप्लीमेंट किया, उससे जो कर्मचारी वर्ग था वो बहुत नाराज हो गया था। देखिए, सब लोगों को खुश करने वाला देश का कुछ नहीं कर सकता। आपको अगर ठीक काम करना है तो बेईमान लोग तो नाराज होंगे। अच्छा प्रशासक सर्वप्रिय नहीं हो सकता, अच्छा प्रशासक थोड़ा सा लोकप्रिय तो हो सकता है। तो मुझे लगा कि जो ठीक है वो मुझे करना चाहिए। देखिए, उन दिनों का अगर आप देखो, रोज स्ट्राइक, हालत ये थी कि बहुत से सरकारी कर्मचारियों के सेब के बागीचे थे। जब सेब के बागीचे में काम की जरूरत होती थी, या वो स्ट्राइक करवा देते। सच्ची बात बता रहा मैं आपको, वो बखौल करते थे, यार पानी देना है, स्प्रे करना है, स्ट्राइक करवा दो। एक मजाक बन गया था, एक तमाशा बन गया था। तो मुझे लगा कि, और मैं जानता था मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं जानता था। हिमाचल जैसे प्रदेश में मैंने कहा कीमत चुकानी पड़ेगी, किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। और बाद में वो शायद सारे देश में उसको पूरे देश ने अपनाया उसको, वर्क कल्चर आया। देखिए, वर्क कल्चर के बिना कोई देश आगे खड़ा नहीं हो सकता। मुझे प्रशासन में जब लगा ये ठीक है, ये जरूरी है, पॉलिटिकल परिणाम क्या होगा उसकी चिंता किए बिना, बल्कि जब चुनाव हुए हम हार गए तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा ये नो वर्क। मैं कहा देखो, एक कारण हार जीत का नहीं होता, लेकिन अगर मान भी लिया जाए ना इसी कारण हारे, आई एम प्राउड ऑफ इट। और मैंने कहा तो किसी फिलोसोफर ने कहा है, सम डिफीट्स आर मोर ग्लोरियस देन विक्ट्रीज। एक आपका प्रोजेक्ट जो आपने शुरू किया था, स्वामी विवेकानंद कॉलेज और हॉस्पिटल, उसके ऊपर काफी साल तो काम बड़ा स्लो चलता रहा, लेकिन अब उसके ऊपर कुछ काम में प्रगति आई है। लेकिन अब आलोचना ये हो रही है कि कुछ निजी अदारे, शायद जेपी ग्रुप की उसकी इन्वॉल्वमेंट है, और जो उनको रेट्स हैं, जो उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए हैं जैसे कायाकल्प, वो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। नहीं, देखिए ऐसा है, उसकी शुरुआत कब हुई, जब मुझे थोड़ी सी हार्ट की प्रॉब्लम हुई, मैं ह्यूस्टन में गया, तो मुझे ख्याल आया कि मैं तो आ गया, आम आदमी क्या करेगा। मैंने वहीं से टेलीफोन किया, मैंने कहा अच्छा बढ़िया हॉस्पिटल हिमाचल में कैसे हो सकता है। तो मुझे बताया कि अपोलो डॉक्टर प्रताप रेड्डी, उनको फ़ोन किया, वो बेचारे खुद आए, उनसे सारी बातचीत हुई, शुरुआत हो गई। दुर्भाग्य ये हुआ, और 24 महीने में अपोलो हॉस्पिटल शुरू करने का एग्रीमेंट, सब कुछ हो गया, ज़मीन हमने दे दी। दुर्भाग्य हमारा ये हुआ कि 6 दिसंबर को टूटा ढांचा, सरकार चली गई। लंबा इतिहास उसका है। हुआ ये कि हमने अपने साधनों से डोनेशन लेकर कायाकल्प शुरू कर दिया। अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इतना महंगा हो गया है कि हिमाचल जैसे प्रदेश में डोनेशन लेकर हम बनाएं चलाएं पॉसिबल नहीं रहा। इसलिए मैंने धूमल ने सलाह की कि क्या हो सकता है। तो हमको लगा कि जेपी इंडस्ट्रीज, इनका ट्रस्ट है और ये पैसा उस पर लगाते हैं, इनसे हमने बातचीत की। तो उनसे जो हमारा एग्रीमेंट है, देखिए वो ट्रस्ट वही है, चेयरमैन मैं हूं, उनको कुछ नहीं हमने दिया है, उनके लोगों ने ट्रस्ट को ज्वाइन किया है और उनको ये कहा है कि ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये 11 करोड़ की बिल्डिंग हमने बना दी है, ये जमीन है, इसको बनाएंगे आप, पूरा आप करेंगे और चलाएंगे आप। तो वो चला रहे हैं, और देखिए वो इस समय तक 20-25 करोड़ रुपए लगा चुके हैं, एक नया पैसा उनको वापस मिला नहीं है। तो उनके साथ जो एग्रीमेंट धूमल जी का हमारा है, वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ बनाएंगे और चलाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक मानना है कि उनके जो रेट्स हैं वो ज्यादा हैं और आम आदमी की पहुंच से नहीं, ऐसा नहीं, रेट रीजनेबल है। और देखिए उसमें है कि जहां तक बीपीएल का संबंध है, बीपीएल का इलाज तो बिल्कुल मुफ्त होगा। वो तो हिमाचल सरकार ने बीमा योजना शुरू कर दी है, तो बीमा योजना के कारण बीपीएल का इलाज बिल्कुल मुफ्त हो जाएगा वहां पर। तो उसमें लोगों का गिला नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हर चीज राजनीति में आती है, और देखिए हर चुनाव से पहले लोगों को मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिलता। मेरा बड़ा सौभाग्य है, फूड मिनिस्टर में रहा, चीनी का महकमा मेरे पास था, जहां से पता नहीं कैसे कैसे मंत्री बदनाम होकर के निकले। मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्तों को, तो उनको फिर विवेकानंद ट्रस्ट मिल जाता है, उस पर आलोचना करते हैं, चुनाव के बाद आलोचना बंद हो जाती है। एक चीज आपके बारे में और मशहूर है कि आप बड़ी स्पष्ट बात करते हैं। मुझे याद है 2002 में जब गुजरात रॉयट्स हुई थी, तो आपने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की थी। तो अभी भी आप मानते हैं कि उस समय नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए था? उस समय की बात उस समय हुई,
उसमें जो मुझे लगा वो मैंने कहा, जो अटल जी को लगा वो अटल जी ने कहा। उस परिस्थिति के अंदर मैं ये मानता हूं कि हमें कम से कम अपनी कॉन्शियस के साथ ईमानदार रहना चाहिए, और जो लगता है देश हित में वो कहने की हिम्मत रखनी चाहिए। मैंने ये हिम्मत की है और उसकी कीमत चुकाई है, लेकिन उस कीमत चुकाने पर मुझे कोई दुख नहीं है, कोई मलाल नहीं। लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी को बड़ा सफल मुख्यमंत्री माना जाता है वो, मैं भी कह रहा हूं। देखिए, वहां रॉयट्स हुए, रॉयट्स के कारण उनके बारे में बहुत बातें पूरे देश ने, पूरी दुनिया में फैली, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उस एक बात को जो उनके खिलाफ थी उसको आज पूरी तरह से खत्म कर दिया अपनी योग्यता से, विकास से। बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया, और उसका परिणाम क्या हुआ है कि वो जो रॉयट्स वाली चर्चा है वो कम होकर उनके बाकी गुणों के कारण वो उभर करके सामने आए हैं। बहुत अच्छी बात है, वी आर प्राउड ऑफ अवर लीडर। हिमाचल चुनाव की दोबारा बात करें तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो भाजपा इस चुनाव में लेके सामने आ रही है? देखिए, एक तो जनरल कांग्रेस के खिलाफ जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का चर्चा, दूसरा 5 साल हमने बहुत बढ़िया विकास करने की कोशिश की, हर वर्ग के लोगों को सेटिस्फाई किया है, विकास के सारे काम, सड़कें बनी हैं, बहुत काम हुए। लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा तो धूमल सरकार के खिलाफ भी लोग उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, कमियां तो सब जगह रहती, कमियां तो इतना, विकास के इतने अधूरे काम पूरे देश के अंदर हैं, कुछ न कुछ कमी तो रहेगी, लेकिन जितने साधन थे, जितना समय था, उसमें जो हो सकता है वो बहुत हिमाचल प्रदेश में हुआ। और अगर भाजपा चुनाव जीतकर दोबारा सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल होंगे, आप उसके दावेदार नहीं हैं? बिल्कुल, बार बार मैंने अनाउंस किया है कि पार्टी का फैसला है, मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल होंगे। हम प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही दिन रात काम कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। जी, शांता जी, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर नेता शांता कुमार। उनका मानना है कि उनके और प्रेम कुमार धूमल के बीच ना कोई मतभेद है, ना कोई मनभेद है, कोई विचारों में फर्क जरूर हो सकता है, और उन्हें आशा है कि चुनाव जीतकर भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी। आज इस शो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।